तो ये बैलेंस शीट है जिसमें अपन क्या क्या पढ़ लिए, शेयर होल्डर फंड्स के बारे में पूरा पढ़ लिए, ठीक है। फिर सांपा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये भी पढ़ लिए। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। करंट लाइबिलिटी कल अपन किए थे, जिसमें अपन क्या क्या पढ़ लिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरोइंग सिर्फ पढ़े थे, बाकी तीनों अपन छोड़ दिए थे, ठीक है। तो अभी अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या क्या आ रहा था याद है क्या? कॉपी बंद करके अगर बता सको तो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कितने पॉइंट्स थे? 6 पॉइंट्स थे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 5, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या क्या, एक आध दो कुछ बता पाओ तो। हम्म डिपॉजिट्स, हाँ डिपॉजिट्स था, हाँ। बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके साथ और एक भी आता है बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ, कैश क्रेडिट, और कुछ है? ट्रेड क्रेडिट वो एक तो डायग्राम बना के बताया था, 5 साल वाला एग्जांपल याद है नहीं? क्या था? क्या था वो? पॉइंट क्या था? हेडिंग छोड़ो, क्या समझाया था उसमें मैंने? वो वाला बात नहीं बोल रहा हूँ। 5 साल का लोन था जिसका दूसरे साल में जो लायबिलिटी है पे करने वाला, उसको मैं क्या बोलूंगा? शॉर्ट टर्म, मतलब करंट लायबिलिटी में उसको मेंशन करूंगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। और बचा रिमेनिंग 5 साल का पैसा को, रिमेनिंग 3 साल के पैसे को लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो करूंगा, ठीक है। कल अपन ये पढ़े थे, प्लीज रिवाइज करो रोज। मैंने आपको बताया कि मैं लूंगा वाइवा इस चैप्टर का, तो जैसे मैं समझा रहा हूँ मेरे को वैसे ही आंसर चाहिए। तो 6 पॉइंट में ये सब पॉइंट्स अपन पढ़े थे, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ओवरड्राफ्ट, डिपॉजिट्स, रीपेबल फ्रॉम विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, अदर लोन और करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। इसमें हमने यही बताया था कि 5 साल का अगर लोन है तो वो नेचुरली एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लेकिन उसका जो ईएमआई आएगा पहले 2 साल का, जो पेमेंट करने के बाद आएगा, वो करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में हम शो करेंगे, ये मैंने बताया था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आज का चीज पढ़ते हैं। आज क्या पढ़ना है अपने को? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या आएगा भाई? एक सन्ड्री क्रेडिटर और बिल पेबल, दोनों के बारे में अपने को पता है, ठीक है। दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अपन पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजंस देख लेते हैं, आसान है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है? पहला प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब क्या होता है? जो भी हम साल में प्रॉफिट कमाएंगे, उसका, उस प्रॉफिट के ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो सरकार को हमको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। और वो कब पे होता है? अगले साल पे होता है। जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? अप्रैल टू मार्च। मार्च के बाद टैक्स पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो बाद में पे करना होता है, तो उसके लिए अलग से पैसा आप निकाल के रखते हो, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। फिर आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये आपको पता ही है ना। बैड डेट्स, डेटर में आपको ऐसा कुछ लगता है कि जो पैसा आपको नहीं मिलेगा, दैट इज बैड डेट्स, और उसको आप प्रोवाइड करते हो, प्रोविजन बनाते हो, वो भी यहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगर बड़े बैड डेट्स, सॉरी, अगर जो लॉन्ग टर्म डेटर है उसका अगर प्रोविजन बनाना है तो उधर आ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। ये तीनों चीज जो है शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है यही, और लॉन्ग टर्म में भी यही हो सकता है, ठीक है। आखिरी है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ठीक है। ये क्या होता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स? मुझे बताओ, एम्प्लॉय जब आपके पास काम करता है, हम उसको बदले में क्या देते हैं? हम उसको सैलरी देते हैं। सैलरी के अलावा कुछ देते हैं क्या? सैलरी के अलावा बोनस देते हैं, यस। और कुछ है? सैलरी, कमीशन तो नहीं यार, जनरली नहीं, प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ। रेज हाइक ठीक है, वो तो ठीक है।
न्यूमेरिकल, मॉनेटरी वैल्यू। वेजेस, सैलरी एक ही चीज। रहने के लिए घर दे सकते कि नहीं देते हो? रहने के लिए घर देंगे, नहीं देंगे? जितने आप चरोदा में रेलवे वाले देख रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं भाई? रह रहे हैं ना, घर दिया जा रहा है उन लोगों को। हाँ, और जो लोग को घर नहीं दिया जा रहा है वो लोग अगर किराए पे है तो उनका किराए का ही पैसा दिया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का भी अलाउंस दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, कि कोई दूर रहता है तो गाड़ी से ट्रेवल करके आ रहा है तो उसका पेट्रोल का खर्चा भी दिया जाता है एम्प्लॉय को। हाँ, लैपटॉप्स वगैरह भी देते हैं। ठीक है, और बच्चे, उनके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो उनका चिल्ड्रन अलाउंस भी दिया जाता है। ठीक है, एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी दिया जाता है। ये सब सैलरी का पार्ट होता है। ठीक है, इसीलिए लोग सरकारी कंपनी में काम करना या सरकारी नौकरी के लिए इतर होते हैं। ये सब मिलता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ये सब नहीं मिलता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी बस देते हैं, बाकी सब चीजें जनरली नहीं देते, लेकिन सैलरी इतना ज्यादा होता है कि ये सब चीजें कवर हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा क्या होता है ना, इसके अलावा एम्प्लॉय को ना क्या देते हैं, जैसे आप कभी भी कोई कंपनी में अगर किसी को काम करने होता है ना, तो क्या होता है कि 6 डेज वर्किंग है, मान के चलो 6 डेज वर्किंग। इसका मतलब क्या है? मंडे टू सैटरडे आप काम करोगे और संडे आपका छुट्टी है। संडे छुट्टी है। हाँ ठीक है, संडे आपका छुट्टी है। ठीक, इसके अलावा संडे तो छुट्टी है, इसके अलावा कंपनी बोलता है कि आप साल भर में 12 छुट्टी ले सकते हो। साल भर में आप कितना छुट्टी ले सकते हो? 12 छुट्टी, मतलब हर महीने कितना? हर महीने एक छुट्टी आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। और वो जो छुट्टी आप लोगे उसका हम सैलरी भी नहीं काटेंगे। वो जो छुट्टी आप लोगे उसका हम सैलरी नहीं काटेंगे। ठीक है, तो जब लोग एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। अगर वो लोग छुट्टी लेंगे तो उनका सैलरी कटेगा। आप लोग छुट्टी ऐसे ही ले लेते हो, अरे छोड़ो जान दो, आज मेरे को इधर जाना है उधर जाना है, भाई साहब घूम रहे हैं। ठीक है ना? तो अभी तो बढ़िया चल रहा है, जब आप नौकरी करने जाओगे तो भाई समय ही नहीं मिलेगा। आपके पेरेंट्स जो भी जॉब वगैरह करते होंगे तो ऐसा ही होता होगा कि पापा मम्मी लोग घुमाने ही नहीं ले जा रहे कहीं, कैसे ले जाएंगे, छुट्टी ही नहीं मिलता है। और छुट्टी मिलेगा तो सैलरी कटेगा, तो जितना घूमने का खर्चा हो गया उतना सैलरी भी कट गया। ठीक है, तो खैर, तो क्या होता है कि कंपनी का अलग अलग, कंपनी का अलग अलग पॉलिसी है। जैसे कंपनी बोला कि 1 दिन, या कोई कंपनी बोलेगा 1.5 दिन, या कोई कंपनी बोलेगा 2 दिन। ठीक है, इस हिसाब से रहता है। ठीक है, तो अब मान के चलो 12 दिन का छुट्टी मिला था साल भर में। ठीक, 12 दिन का छुट्टी मिला था और एम्प्लॉय ने एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया। 12 दिन का छुट्टी मिला था, लिखो मत बेटा अभी कुछ। ठीक है, 12 दिन का छुट्टी मिला था, लेकिन एम्प्लॉय ने एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया, पूरे साल भर काम किया। अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है। छुट्टी लेता तो भी उसको पैसा मिलता, लेकिन वो छुट्टी ना लेके काम किया है, तो अपना 12 दिन का सैलरी गवा दिया कि नहीं गवा दिया वो? अगर छुट्टी लेता तो भी पैसा मिलता, काम करने गया तो पैसा तो मिलेगा उसका, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये 12 दिन का छुट्टी का जो पैसा है वो तो कट गया ना, वो तो वेस्ट हो गया उसका। हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी को? अगर छुट्टी लेता तो भी पैसा मिलता, लेकिन वो चला गया काम पे, तो छुट्टी का जो पैसा है वो तो वेस्ट हो गया। समझ में आ रहा है सभी को? तो कंपनी क्या बोलता है? कंपनी बोलता है अगर आप ऐसे काम करते हो, मतलब आप एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हो, तो जो भी आपका लीव सैलरी बनेगा, इसको बोलते हैं लीव सैलरी, जो भी आपका लीव सैलरी बनेगा वो आप अगले साल जो है पैसा ले लेना उसका। मान के चलो एक दिन का बनता है 1,000 रुपया, तो अगले साल उसको क्या करेंगे, पूरे 12 महीने का 12 दिन का सैलरी उसको एक्स्ट्रा अपन दे देंगे, 12,000 रुपया उसको एक्स्ट्रा अपन दे देंगे। समझ में आ रहा है बात? इसको बोलते हैं लीव सैलरी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ कुछ कंपनी क्या बोलता है कि देखो हम पैसा नहीं देंगे। फिर क्या करेंगे? पैसा नहीं देंगे, अगले साल पैसा नहीं देंगे। क्या बोलेगा फिर कंपनी? पैसे नहीं देंगे तो क्या हो सकता है ऑप्शन?
अगले साल 12 छुट्टी तो मिलेगा ही, ये 12 भी यूज कर लेना। अगले साल क्या बोला? अगले साल 12 छुट्टी आपको मिल ही रहा था, इस साल जो 12 छुट्टी आपने यूज नहीं किया वो भी यूज कर लेना, 24 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो कंपनी दो टाइप का ऑप्शन देता है कि भैया एक तो आप कैश ले जाओ या फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर लो। आप कैरी फॉरवर्ड कर लो, अपना छुट्टी को कैरी फॉरवर्ड कर लो। बात समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, बताओ लोग क्या करेंगे, कैश ले लेंगे कैरी फॉरवर्ड करवाएंगे? डिपेंड करता है ना, एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है, उसको छुट्टी चाहिए, अगले साल उसको लग रहा है कि उसकी कुछ सांस मरने वाली है, ठीक है, 12 दिन का छुट्टी चाहिए, 24 दिन का छुट्टी चाहिए, तो ठीक है भाई छुट्टी ले लेंगे, अभी अपन पैसा नहीं लेते। लेकिन उसको लग रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, पैसा जो है अपन को लेना चाहिए, तो पैसा ले लेगा। ठीक बात, ये बात समझ में आ रहा है सबको? ये सब बात तो ठीक है सर, हम पढ़ क्यों रहे, ये सब बात क्या बता रहे हो हम लोग को, हम लोग तो बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, ये सब क्यों बता रहे हो? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज ध्यान दो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब साल खत्म हुआ, अगर कंपनी का पॉलिसी कैश देने का है तो लाइबिलिटी क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? लाइबिलिटी क्रिएट हो गया भाई, क्योंकि उसने साल भर में एक भी छुट्टी नहीं लिया और कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से उसको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ? तो इस लाइबिलिटी कहां शो करोगे? बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर आप इसको शो करोगे। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या आएगा? लीव सैलरी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यही प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म प्रोविजन में भी आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कब आएगा? जैसे मान चलो ये एम्प्लॉय है, ठीक है, रेलवे में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है या स्टील प्लांट में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका साल भर का छुट्टी मान के चलो 12 दिन ही मान के चलो, फिलहाल यही समझो, और उस भाई साहब ने 30 साल में कोई छुट्टी नहीं लिया, 30 साल में कोई छुट्टी नहीं लिया, 30 साल एवरेज में काम करता है एक इंसान, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही छुट्टी बहुत मिल रहा है ना, अलग से लीव मतलब छुट्टी लेने की क्या मतलब? रेलवे में ऐसे ही बहुत छुट्टी है, साल भर का 30 ऐसे ही मिलता है, तो 12 और क्यों लेना? नहीं लिया। बात समझ में आ रहा है बात? पहला साल नहीं लिया, कैरी फॉरवर्ड हो गया, उसके अगले साल भी नहीं लिया, कैरी फॉरवर्ड हो गया, ऐसे सिलसिला चलता गया और रिटायरमेंट आ गया, रिटायरमेंट तक उसने छुट्टी ही नहीं लिया, काम किया है बेचारा बहुत मेहनत करके, तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसको पैसा देंगे या नहीं देंगे? तो बोलेंगे रिटायरमेंट के बाद छुट्टी ले लेना, ऐसा हुआ क्या? रिटायरमेंट के टाइम पे तो पैसा देना पड़ेगा, चलो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसके बाद तो आपको पैसा देना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? इसलिए आप सुने होंगे रिटायरमेंट में लोगों को बहुत पैसा मिलता है, सुने हो? रिटायरमेंट में बहुत पैसा मिलता है, यही पैसा होता है, छुट्टी नहीं लिए वो लोग, ठीक है, उनको यही पैसा मिलता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, अब कंपनी का जो पॉलिसी है वो क्या है? कैरी फॉरवर्ड करने का, कैश पेमेंट करने का नहीं है, कैरी फॉरवर्ड करने का पॉलिसी है कंपनी का, ठीक। अब कैरी फॉरवर्ड करने का पॉलिसी है तो कंपनी को पता रहेगा कि कब ये यूज करेगा? नहीं पता रहेगा, तो कंपनी ये सोचेगा ये रिटायरमेंट तक ये लेते जाएगा, ऐसे ही जो है कैरी फॉरवर्ड करते जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा इसके लिए? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बन जाएगा। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स का, वो कहाँ पे शो होगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में शो करेंगे। बात समझ आ रहा है सभी को? बात समझ आ रहा है? एम्प्लॉय का लीव सैलरी जो होता है वो शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में कब होगा? जब कैश का पॉलिसी रहेगा, लॉन्ग टर्म में कब होगा? जब कैरी फॉरवर्ड का पॉलिसी रहेगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आप लोग अगर बाई चांस ये करोगे तो उधर पढ़ोगे, ठीक है। इसका पूरा एक अलग पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत अलग इंटरेस्टिंग वर्किंग है इसका, ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ, एक एक छुट्टी का कितनी होता है भाई, ठीक है, 11 छुट्टी यूज कर लिया, एक नहीं लिया, तो एक का पैसा मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? और एक चीज भी होता है लॉन्ग टर्म में, क्या? जैसे एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय को जब रिटायर होता है ना, तो उसको ना ग्रेचुटी का भी पेमेंट दिया जाता है,
ग्रेचुटी, ग्रेचुटी वर्ड आया है ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड का मतलब जानते हो क्या? कोई बताया ग्रेटिट्यूड? ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, है बोल रहे हो। धन्यवाद है ना, कर्टसी है ना, या आभार प्रकट करना जैसे आप बोल रहे हो, बहुत बढ़िया हिंदी, ठीक है। तो ये जो है ग्रेटिट्यूड, तो ग्रेटिट्यूड वर्ड से ग्रेचुटी हम ग्रेचुटी वर्ड है। तो एम्प्लॉय को ग्रेचुटी के नाम पे भी पैसा दिया जाता है, जब वो रिटायर होता है तो ग्रेचुटी के नाम पे पैसा दिया जाता है। कितना अमाउंट देंगे ग्रेचुटी, धन्यवाद देने के लिए कितना पैसा देंगे? आप हमारे साथ 30 साल काम किए हो, ये लो ग्रेचुटी का पैसा। ग्रेचुटी का जो पैसा होता है रेलवे और स्टील प्लांट वगैरह में 20-25 लाख होता है, ठीक है। 25-30 लाख भी होता है ग्रेचुटी के पैसे, ठीक है। तो वैसे तो नियम ये है, ग्रेचुटी एक्ट का नियम ये है कि कोई भी एम्प्लॉय 5 साल से ऊपर काम करेगा उसको आपको ग्रेचुटी का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कंपनी में, हर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी 5 साल के ऊपर कोई काम कर रहा है तो उसको ग्रेचुटी का अमाउंट मिलना ही मिलना है। अरे भाई वो कैलकुलेशन अलग होता है, मैं रेलवे और स्टील प्लांट की बात कर रहा हूँ, वहां पे 20-25 लाख का अमाउंट बन जाता है इजीली, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ग्रेचुटी जो है, अब हमको पता है 30 साल बाद अगर कोई रेलवे में ज्वाइन किया है तो क्या बीच में छोड़ के चला जाएगा क्या? वो तो रिटायरमेंट तक काम करेगा। तो क्या पहले दिन से क्या कंपनी को नहीं पता है कि इसको 30 साल बाद पैसा देना है? पता है ना। तो पहले दिन से उसका पैसा जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा वो? पहले दिन से पैसा जोड़ जोड़ के रखेगा, और ये जो पैसा जोड़ जोड़ के रखेगा कहाँ रखेगा? बैलेंस शीट में कहाँ रखेगा? लायबिलिटी है ये, और लायबिलिटी क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर ये पैसा रखेगा। ये बात समझ में आ रहा है? सर बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखो वो जो होता है वो आप बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो कि रिटायरमेंट के बाद भी जो है, जो भी एक्सपीरियंस जो भी रहते हैं उनको काम वापस से दिया जाता है, उससे वो उसका कोई लेना नहीं है, वो एग्रीमेंट अलग है। रिटायरमेंट हो गया मतलब वो मेन एग्रीमेंट जो है वो रिटायरमेंट हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप खत्म हो गया। उसके बाद जो फिर से नौकरी मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, उसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलेगा। नहीं, सैलरी से भी कटता है, और कंपनी अब ग्रेचुटी, ग्रेचुटी तो देना ही देना है, तो सैलरी ना दे मतलब ग्रेचुटी का पैसा भी जोड़ जोड़ के रखते हैं। पीएफ तो कटता है, पीएफ जो है वो कंपनी अपने तरफ से भी जमा करता है, एम्प्लॉय का सैलरी काट के भी जमा करता है, ठीक है। ईपीएफ होता है, ईपीएफ के बारे में समझेंगे किस दिन, और किस दिन और समझेंगे, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रहा है क्या? सही बात समझ में आ रहा है। तो ये जो होता है ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स का प्रोविजन होता है ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। क्लियर है, कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ बोलो। पैसा कौन नहीं देगा पैसा? कंपनी, कंपनी पैसा देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, केस कर सकते हो, नहीं तो लेबर लॉज है ना। अगर 5 साल के ऊपर आप काम किए हो, उसका प्रूफ है आपके पास, क्या प्रूफ रहेगा? सैलरी आ रहा है, ज्वाइनिंग लेटर होगा, है ना। और आप कुछ विवाद करके उस कंपनी से नहीं भाग रहे हो, आप जो है सम्मानजनक तरीके से आप जो है उसको नहीं बोल रहे हो कि मैं छोड़ रहा हूँ, ये नहीं कि मैनेजर को मुक्का मार के जा रहे हो, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वैसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप सम्मानजनक तरीके से अगर आप छोड़ रहे हो कंपनी को तो पैसा मिलेगा, और आपको नहीं देगा तो आपका अधिकार है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है, उसके थ्रू आपको करना पड़ेगा। एक मिनट।
घर से कॉल है, आपको जाना है, बोल रहे हैं कुछ काम है। कोई आपके घर पे रिलेटिव आने वाला था। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, ठीक है। आंटी का कॉल, रिकॉर्डिंग देख लेना। आप लोग भी जाना है क्या? चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब पढ़ेंगे अपन अदर करंट लायबिलिटी, इधर ध्यान दो सब लोग। अदर करंट लायबिलिटी, हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हो गया। आप लोग ना, हाँ हाँ हाँ, हम्म, मारो, मर्डर कर दो उसके बाद, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मारा पीटी मत करो यार। चलो चलो, अगला पॉइंट आते हैं अपन। अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में पहला पॉइंट क्या बता रहा है यहाँ पे? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, तो ये दोनों बात को समझते हैं। ठीक है, पहला वाला मैं समझाऊंगा, दूसरा आप समझाओगे। ठीक है, पहला मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, अक्रूड, अक्रूड मतलब मिलने वाला, लेकिन यहाँ पे अक्रूड मतलब देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात हो रही है, इंटरेस्ट इनकम की बात नहीं हो रही। ठीक है, अब मान के चलो, मैंने कंपनी, मेरा कंपनी है, मैंने पब्लिक से डिवेंचर इशू किया है, पब्लिक से पैसा लिया है डिवेंचर के नाम पे, टोटल कितना? 10 लाख रुपया। और इनको मैंने बोला है, क्या बोला है? बदले में क्या दूंगा? डिवेंचर का पैसा लिया हूं, बदले में उनको क्या दूंगा? इंटरेस्ट पे करूंगा। नहीं नहीं, इंटरेस्ट पे करूंगा और एंड में प्रीमियम पे करूंगा। जब रीपेमेंट करूंगा तब हो सकता है तो प्रीमियम पे करूंगा, अभी मैं क्या पेमेंट करूंगा? इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा। और इंटरेस्ट में कब पेमेंट करूंगा बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ आपको, हर साल 31 मार्च में मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। हर साल कब करूंगा इंटरेस्ट पेमेंट? 31 मार्च में पेमेंट करूंगा। मैंने पैसा कब उठाया है? 1 अप्रैल को उठाया है, 1 अप्रैल को पैसा उठाया है। और पेमेंट कब करूंगा बोल रहा हूँ? मार्च पे करूंगा बोल रहा हूँ। ठीक, तो मुझे बताओ, अप्रैल से मार्च तक का इंटरेस्ट देने की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? बनती है। मान के चलो सितंबर पे खड़े हैं अपन, मान के चलो अपन कहाँ पे खड़े हैं? सितंबर पे खड़े हैं। तो सितंबर तक का इंटरेस्ट देने की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? बनती, लेकिन देना कब है? मार्च। समझ आ रहा है? तो जिम्मेदारी बन रही है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, देना नहीं है अभी। इंटरेस्ट अक्रू तो हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर दिए, लेकिन अभी उसको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका टाइम अभी आया नहीं है। बात समझ आ रहा है? अक्रूड बट नॉट ड्यू, तो ये क्या होगा बताओ? अक्रूड मतलब अक्रूड एंड ड्यू, देना भी है, डेट भी आ गया, लेकिन पेमेंट नहीं की। ठीक है, ये दोनों टाइप का जो लाइबिलिटी है वो अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा। ठीक है, अक्रूड बट नॉट ड्यू, और दूसरा अक्रूड एंड ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बेसिकली इंटरेस्ट अनपेड भी इसको बोल सकते हैं, इंटरेस्ट देना जो था, ड्यू डेट आ गया, उसका पेमेंट नहीं किया, तो वो भी अपन बोल सकते हैं अनपेड। तीसरा तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? एग्जांपल से समझाएगा क्या कोई? जैसे मेरे को ऑर्डर मिला, हाँ हाँ, तो पहले पैसे दे दिया, हाँ, ठीक है। ठीक है, क्या बोल रहा है? जैसे मान के चलो हमारा ये चेयर बनाने का बिजनेस है। ठीक है, मेरे को किसी ने ऑर्डर दिया 50 चेयर बनाने का, और मैंने उसको बोला भैया एडवांस में पैसा दे दें। तो उसने 50 चेयर का पूरा पैसा क्या दे दिया? एडवांस में मेरे को दे दिया। वो मेरा इनकम है क्या? वो मेरा इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक वो चेयर मैं उसको ना दे दूं तब तक वो मेरा इनकम नहीं है। दे दूंगा तब वो मेरा इनकम बन जाएगा।
ठीक है, तो जब तक मैं उसको शेयर्स नहीं जिम्मेदारी मतलब उसको मैंने सौंपा नहीं है तब तक वो मेरा लाइबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि पैसा कभी भी मांग सकता है और मैंने अभी काम कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, इंटरेस्ट सॉरी इनकम रिसीव्ड। और फिर अगला क्या है, अनपेड डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड प्रॉफिट ही होता है, करेक्ट बात है। ठीक है, प्रॉफिट जो कंपनी कमाता है उस पैसे को शेयर होल्डर लोग को, ओनर्स को पैसा देता है डिविडेंड के नाम पे। तो जो अनपेड मतलब अभी तक पेमेंट नहीं किया उसको अनपेड डिविडेंड बोला जा रहा है, वो भी अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, अब इस बार यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं वापस अपन ना इस टॉपिक पे चलते हैं जो अपन डिस्कशन कर रहे थे। ये याद आ रहा है कि आप लोग को ये वाला स्लाइड आप लोग को याद आ रहा है? क्या क्या डिस्कस किए थे इसमें? ये लोग ओनर्स है, ये लोग सब काम करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बाकी ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, बाकी सब लोअर लेवल है। ठीक है, मिडिल और लोअर लेवल है। और ये सब जब साल खत्म होता है तब ये सब बनाते हैं, एनुअल रिपोर्ट देते हैं और शेयर होल्डर को दिया जाता है और शेयर होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंटमेंट करता है। ये सब अपन बात पढ़े। अब क्या हो रहा है, जैसे साल कंप्लीट हुआ, ध्यान से सुनना इस बात को। ठीक है, साल कंप्लीट हुआ, साल कंप्लीट हुआ और प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कितना? 10 करोड़ रुपया। ठीक है, प्रॉफिट कमाया 10 करोड़ रुपया। मुझे बताओ, मालिक खुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मालिक खुश हो जाएगा। मालिक टोटल इन्वेस्टमेंट ही 2 करोड़ किया था और कमा कितना लिया? 10 करोड़ कमा लिया। खुश होगा कि नहीं होगा? पागल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पागल भी हो सकता है ना, खुशी से। अरे साला 5 गुना ज्यादा पैसा कमा लिया, तुरंत सपना देख लिया, बंगला खरीदूंगा, एक तो फरारी खरीदूंगा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन लेकिन इस पैसे को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? शेयर होल्डर के ऊपर है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो मालिक को बोल रहा है, देखो मालिक, हुआ तो 10 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन लेकिन इसमें से मैं आपको सिर्फ 2 करोड़ ही दूंगा अभी एज अ डिविडेंड। बाकी 8 करोड़ आगे साल के लिए बिजनेस चलाने के लिए चाहिए। ठीक है, आगे चलाने के लिए, आगे बिजनेस चलाने के लिए मेरे को 8 करोड़ चाहिए, अभी आपको चाहिए तो मैं 2 करोड़ आपको दे सकता हूँ। मालिक इस बात को सुन के गुस्सा हो जाएगा कि ठीक है बोलेगा? क्या लगता है? मालिक उससे पूछेगा, भाई तू 8 करोड़ ले जा रहा है ठीक है, लेकिन कितना प्रॉफिट कराएगा? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पूछेगा ना। तो 8 करोड़ रुपया अभी तू ले जा रहा है 10 करोड़ में कि इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल रहा है अगले साल 20 करोड़ कमा के दिखाऊंगा। मालिक बोलेगा ले जा, सुनना ये 10 ले जा, पूरा 10 ले जा भाई, है ना, 2 करोड़ भी मत बचा, पूरा 10 ले जा। बोलेगा नहीं बोलेगा? बात समझ आ रहा है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर ये जिम्मेदारी रहता है कि वो प्रॉफिट को कैसे यूज करे और मालिक को कितना डिविडेंड देना है, इसका डिसीजन भी कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लेता है। सभी को बात समझ में आ रहा है ये वाला बात? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो बोलेगा, सर अभी मेरे को चाहिए 8 करोड़ रुपया अगला बिजनेस करने के लिए, मतलब आगे एक्सपेंशन करने के लिए, अभी मैं आपको 2 करोड़ रुपया डिविडेंड प्रपोज कर रहा हूँ। मैं डिविडेंड प्रपोज कर रहा हूँ आपको कि भैया अभी मैं इतना पैसा जो है कंपनी से दे सकता हूँ। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो शेयर होल्डर है ये इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट या अप्रूव कर लेगा। ठीक भाई, मेरे को इतना पैसा दे देना। और अप्रूवल के बाद क्या होगा? अप्रूवल के बाद होगा पेमेंट। 3 स्टेप्स में डिविडेंड का पेमेंट होगा। आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हो? अप्रूव नहीं भी करेगा क्या दिक्कत है? नहीं किया तो पैसा वापस पड़े रहेगा। ठीक है, तो पहला 3 स्टेप में जो है ये बात होगा, डिविडेंड प्रपोज होगा, फिर डिविडेंड एक्सेप्ट होगा और फिर डिविडेंड पेमेंट होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा इंपॉर्टेंट बात, मुझे बताओ, क्या जब डिविडेंड प्रपोज कर रहा है डायरेक्टर उस टाइम पे लायबिलिटी क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? लायबिलिटी क्रिएट हुआ या नहीं हुआ?
लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। डायरेक्टर बोल रहा है मैं आपको 2 करोड़ रुपया देने का सोच रहा हूं, लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। भाई यही तो धंधा चला रहा है ना, तो यही सोचेगा ना भाई। फिर वही मतलब जड़ बुद्धि टाइप का बात है। सीबीएसई में पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, और सीजी नहीं है ना। फिर वही, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ प्लीज इस स्टेटमेंट में, डायरेक्टर बस बोल रहा है कि भैया मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, इससे लाइबिलिटी क्रिएट हो गया क्या? लाइबिलिटी कब क्रिएट हो रहा है? जब देगा। कब कंफर्म होगा? जब एक्सेप्ट करेगा, जब शेयर होल्डर एक्सेप्ट कर लेगा, अप्रूव कर देगा, हाँ 2 करोड़ रुपया चलेगा, मेरे को चलेगा। या शेयर होल्डर जैसे ये बोला कि अप्रूव ही नहीं करेगा, बोलेगा नहीं 2 करोड़ नहीं, कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, यही बोल सकता है। या फिर बोलेगा 3 करोड़ चाहिए, यही बोल सकता है। ठीक है, तो जब आप प्रपोज कर रहे हो तब आपको नहीं पता है वो कितना अमाउंट के लिए एक्सेप्ट करने वाला है। समझ आ रहा है? तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ है। लाइबिलिटी क्रिएट कब हुआ है? सेकेंड स्टेप में हुआ है, जब शेयर होल्डर अप्रूव करता है। सभी को बात समझ में आ रहा है? और उसके बाद जैसे लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, उसके बाद लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा। सही बात समझ आ रहा है? तो मुझे बताओ ये जो लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, इसको कहां शो करोगे? वही तो पढ़ रहे हो, अदर करंट लाइबिलिटी में शो करोगे। ये जो लाइबिलिटी अभी क्रिएट हुआ, इसको आप अदर करंट लाइबिलिटी में शो करोगे। ठीक है, बात समझ आ रहा है? ये जो अमाउंट प्रपोज किए थे, प्रपोज डिविडेंड 2 करोड़, इसको कहीं शो करेंगे क्या बैलेंस शीट में? क्यों नहीं करेंगे बैलेंस शीट में शो? क्योंकि अभी लाइबिलिटी बना नहीं है। ठीक है, अभी लाइबिलिटी बना नहीं। सभी को ये बात ध्यान में रहेगा। ये बात अपन कैश फ्लो में दोबारा आएगा, ये चीज प्रपोज डिविडेंड वाला बात। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। 3 स्टेप में जो है डिविडेंड पेमेंट होता है। ठीक है, तो अनपेड डिविडेंड जो है वो कहां पे आएगा? अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा अनपेड डिविडेंड। ये वाला तो आप ही बता सकते हो, मेरे को लगता है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, पढ़ा पढ़ा जैसा लग रहा है क्या? याद आ रहा है? क्या था एक्सेस एप्लीकेशन मनी? कहाँ पढ़े थे? कौन से पॉइंट में? शेयर कैपिटल में पढ़े थे? शेयर कैपिटल में नहीं पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? फिर इसीलिए फिर मुक्का मारने का मन करता है मेरे। सांपा में पढ़े थे भाई। ठीक है, सांपा में पढ़े थे। अदर रीजंस यहाँ पे पढ़े थे, ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। आपको कितना पैसा चाहिए था? 1,000 शेयर इंटू 10 रुपया, 10,000 चाहिए था। आ कितना गया? 1,500 शेयर इंटू 10 रुपया, 15,000। तो एक्स्ट्रा जो शेयर है, एक्स्ट्रा शेयर का पैसा है, उसको क्या कर देते हो? वापस कर देते हो। तो यहाँ पे आपने लिखा भी है, कहाँ पे शो करेंगे इसको? अदर करंट लाइबिलिटी। वही चीज वहां पे अपन अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आएगा वो अदर करंट लाइबिलिटी में शो होगा। ये भी आप लोग बता सकते हो, ये तो आप लोग पढ़े हो। क्या है बताओ, क्या था ये? कौन समझाएगा? कॉल एडवांस क्या था? कहाँ पे पढ़े थे? नहीं, करंट लाइबिलिटी में नहीं पढ़े थे, शेयर कैपिटल में पढ़े थे। हाँ ठीक, करेक्ट बोल रहे हो। क्या पढ़े थे? ठीक है, ठीक है, अमाउंट थोड़ा सा चेंज कर रहे हो। मैंने ये बताया था कि 10 रुपया लेना था शेयर होल्डर से, 10 रुपया लेना था। कंपनी ने अभी कॉल कितना किया? सिर्फ 4 रुपया ही किया था। कंपनी ने कॉल कितना किया? सिर्फ 4 रुपया ही किया था। लेकिन एक शेयर होल्डर जो रईस था, जो है शेयर होल्डर है, वो जो है उसने क्या किया? उसने हमको पैसा कितना दे दिया? 10 रुपया दे दिया। हमने उससे कितना मंगवाया? 4 रुपया, और उसने हमको 10 रुपये दे दिया। तो जो अनकॉल्ड कैपिटल है ना, वो पैसा ही मेरे को पहले दे दिया, तो दैट इज कॉल इन एडवांस एंड इट इज टू बी शोन इन करंट लाइबिलिटी।
यही वाला बात जो अनकॉल्ड कैपिटल, खैर ये तो रिजर्व कैपिटल वाला बात है, ठीक है। तो ये जो पैसा है ये एक्स्ट्रा जो है ये अदर करंट लायबिलिटी में शो करोगे, ठीक है। आप इस चैप्टर से समझ रहे हो ना क्या करना है इस चैप्टर में, जो भी लायबिलिटी या एसेट बन रहा है उसको कहाँ कहाँ पे शो करना है ये हम सीख रहे हैं, ठीक है। जहां मन करेगा वहां नहीं लिख देना है, ठीक है। हर किसी का एक स्पेसिफिक जगह है, ठीक है, वही हम पढ़ रहे हैं। सभी को बात समझ में आ रहा है? फिर क्या है ये अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स और अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स। क्या होता है ये मैच्योर्ड डिपॉजिट्स मतलब? क्या लगता है? चलो मैं ही बताता हूँ। जैसे मान के चलो आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, आपने कोई LIC खरीदा, जैसे आपके घर वाले LIC परचेस करे होंगे। क्या हो गया भाई? कहाँ गर्म हवा? अच्छा ठीक है। कौन सा पंखा बंद कर? अच्छा चलो ठीक, ठीक है, इधर ध्यान दो। तो आपके घर वाले जो है LIC वगैरह कुछ पैसा जो है वो जमा किए कर रहे होंगे, करे होंगे कि जो है ये 12th जब पास हो जाएगा तो इसके कॉलेज के लिए काम आएगा, है ना, या जो भी चीज के लिए काम आएगा। अगर 12th में फेल हो जाता है तो शादी करने के लिए काम आएगा, है ना। तो आपके घर वाले जो पैसा जोड़ रहे हैं वो मैच्योर कब हो रहा है? जब आप 12th कंप्लीट कर लो, ठीक है। मैच्योर मतलब उसका टाइम आ गया, वो जो है अब आपको पेमेंट उससे मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही कंपनी जब डिबेंचर लेता है, पब्लिक से डिबेंचर लेता है, बोलता है 5 साल बाद दूंगा, तो 5 साल जब हो गया उस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? मैच्योरिटी, ठीक है। 5 साल हो गए मतलब मैच्योरिटी हो गया। अब मैच्योरिटी होने के बाद उसको पैसा पे करना है कि नहीं करना है? पे करना है, लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया, तो उस पैसे को भी कहाँ पे शो करोगे? अदर करंट लाइबिलिटीज में शो करोगे। डिपॉजिट्स में भी सेम केस और डिबेंचर में भी सेम केस। सभी सभी को समझ में आ रहा है? डिपॉजिट्स का टाइम आ गया है पेमेंट करने का, लेकिन अभी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। वैसे डिपॉजिट्स कहाँ शो होता है? वैसे डिपॉजिट्स जो लिए वो कहाँ शो होता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग में शो होता है। वेरी गुड, यहाँ तो दिख भी रहा होगा क्या नहीं? शॉर्ट टर्म बोरिंग में शो होता है, लेकिन जो डिपॉजिट्स मैच्योर हो गया है बट अभी पेमेंट आप नहीं किए हो, वो कहाँ शो होगा? वो यहाँ पे शो होगा। देखो यहाँ पे डिपॉजिट्स दिख रहा है, ये देखो डिपॉजिट्स कहाँ पे शो होता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग में। लेकिन अगर मैच्योर हो गया डिपॉजिट्स तो वो कहाँ चला जाएगा? वो इधर शो होगा, और आपने उसका पैसा पे नहीं किया, तो और उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो भी, ठीक है। तो सब अदर करंट लायबिलिटी में शो होगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो करंट लायबिलिटी का जो पूरा पॉइंट है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम ये लिख लियो क्या आप लोग? नहीं लिखियो, लिख लो फटाफट लिख लो इसको। जूम आउट, ठीक है। जल्दी लिखो हाँ।
हाँ मैं किए, इसको रखे रहना अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉल। आज का टारगेट सभी लिखे थे, कल जो डिस्कस किया था, अचीव किए हो अपना टारगेट? आप लोग को नोट पैड दिया गया है ना सबको? उस नोट पैड में आप डेली अपना टारगेट्स लिखोगे और उसका स्टेटस भी, ठीक है। उसका स्टेटस भी, उसका कितना हुआ है, क्या हुआ है, वो भी लिखोगे। सबके पास है ना? इसके पास नहीं है नोट पैड जो है, ये वाला, ये जो इस साल तो दिया हूँ अभी अभी। और किसको मिला है? आपको नहीं मिला होगा, 4 लाख को। इसमें मेरे को चाहिए, ठीक है। किसको नहीं मिला? आपको भी नहीं मिला? है मेरे पास। है आपके पास? क्या हुआ? आईपी लिखे हो? आईपी का नोट्स नहीं मिला क्या? आईपी का कॉपी नहीं मिला? कॉपी नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला आईपी का? मिल गया ना? ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका? इसमें क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? दिखो बताओ। इसमें जैसे स्टार्ट करोगे, कल का डेट, ठीक है, कल का डेट डालोगे, और जो भी आपको पढ़ने का है ना, जो भी आपका दिनचर्या चल रहा है वो लिखो। ये नहीं कि मैं नाश्ता करा अभी, मैं फिर सोया, ये सब नहीं लिखना है। सिर्फ ये लिखना है, जैसे डेट डाले, और अकाउंट्स लिखे, अकाउंट्स में कौन सा टॉपिक, जैसे चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन 10 क्वेश्चंस, ठीक है, या जो भी है उसके इतने क्वेश्चंस। और जब इसमें इसको सुबह ये उठ के सबसे पहला काम ये करना, ठीक है। और जब रात में जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, तब उसके बाद अगर वो बन गया है तो उसको काट दो और लिख दो यस डन। नहीं हुआ है तो उसको वैसे ही छोड़ दो, अगले दिन उसको फिर करना है, ठीक है। ये पूरा समर वेकेशन में आपको इसका पूरा पूरा यूज करना है। डेली का टू डू लिस्ट चाहिए मेरे को, ठीक है। और डेली आप इसको कॉपी, ये जो है, बैग में लेकर भी आओगे इसको, मैं कभी भी चेक करूंगा। समझ में आ रहा है सभी को? ये करना है। चलो हो गया ये खत्म।
खत्म। आप में से कुछ होशियार लोग होंगे कि लिखते गए काटते गए डन डन। फिर मैं आप लोग को टेस्ट का नंबर से कंपेयर करूंगा, यहाँ तो डन दिखा रहा है, तो यहाँ मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है। फिर आपके पेरेंट्स से बात किया जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है, इसका गला काट दो। ठीक है, चलो डन हो गया। चलो अब आगे क्या है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एसेट साइड में ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है एसेट साइड में। हाँ भाई, क्या आऊंगा, रुको। चलो एसेट्स, एसेट्स क्या है वो, कौन। ठीक है, चलो इधर ध्यान। एसेट्स में क्या है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में पहला क्या आता है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। इसके अंदर चार आते हैं, क्या क्या, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। वही बात है, और कुछ नया इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, वो किसी दूसरे कंपनी के शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, लैंड, बिल्डिंग में अगर पैसा लगाता है, तो वो सब यहाँ पे आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर क्या है, डेफर टैक्स एसेट्स, जिसको अपने को पढ़ना नहीं है। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें दो टाइप के एडवांसेस है, एक है कैपिटल एडवांस और दूसरा है अदर एडवांस। कैपिटल एडवांस मतलब जब आप कोई एसेट परचेस करने जा रहे हो, उसके लिए जो आप एडवांस पे किए हो वो यहाँ पे आएगा, और जब आप उसका पूरा पैसा पे कर दियो तो फिर कहाँ चला जाएगा वो पैसा। आपको एसेट लेना है 1 करोड़ का, आपने 20 लाख रुपए का एडवांस दे दिया, तो कहाँ शो होगा, यहाँ शो होगा। जब आप पूरा 1 करोड़ रुपए दे दिए, तो पूरा 1 करोड़ रुपए दे दिए तो कहाँ शो होगा, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में शो होगा। ठीक है, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लैंड में, जो भी प्रॉपर्टी में शो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज है। फिर क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोई बताएगा क्या। नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट सिक्योर, दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ मैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। कुछ अमाउंट, हाँ ठीक है। जैसे मान के चलो, हम कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं, हम कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो लैंडलॉर्ड है वो बोलेगा भैया कुछ पैसा मेरे को सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो आप। क्यों, क्योंकि हो सकता है आप किसी महीने से रेंट देना बंद कर दो, या उसके प्रॉपर्टी को डैमेज कर दो, तो उसके बाद विवाद हो जाएगा, तो आप पैसे नहीं दोगे, बोलेगा भैया पहले ही मेरे को पैसे दे दे। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो वो जो पैसा है, कंपनी भी कभी कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करेगा, तो वो पैसे को कहाँ शो करेंगे, अपन अदर नॉन करंट एसेट्स में शो करेंगे। ठीक है, जैसे आपकी घर पे, सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, स्मार्ट मीटर आ गया आजकल। तो ये स्मार्ट क्या है, कैसे। अच्छा, और किसी को आइडिया है स्मार्ट मीटर का मतलब क्या है, हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं पता। स्मार्ट मीटर घर पे कभी मीटर देखे हो, मीटर देखे हो ना, दिखता है घर के सामने ही रहता है बेचारा। तो मीटर जो है, वो जो है, उसके लिए भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। ठीक है, और वो जो संस्था है सीएसईबी जो है, वो आपको उस सिक्योरिटी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी पे करता है। बिजली का बिल देखे हो कभी, इतना लंबा सा रहता है, उसमें भी लिखा रहता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, कभी ध्यान से देखना। ठीक है, आपने उसके ऊपर सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसका है, सीएसईबी का है। ठीक है, आपका नहीं है।
समझ में आ रहा है? वो सीएसईबी का है और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट इसीलिए लिया है क्योंकि आप अगर उसको डैमेज करोगे तो आपका पैसा काट लिया जाएगा। ठीक है, तो आज घर जाके बेचारे मीटर को बोलना हमेशा मेरे घर में रहता है तू, लेकिन मेरा नहीं। ठीक है, किसका प्रॉपर्टी है? सीएसईबी का प्रॉपर्टी। ठीक है, आपका एसेट नहीं है मीटर। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप जमा करते हो उसको आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, सॉरी नॉन करंट एसेट में, अदर नॉन करंट एसेट में शो करते हो। ठीक है, सभी को क्लियर है बात? फिर क्या है? लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, समझ में आ ही रहा है? लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो ऐसे पैसे जो मेरे को मिलने वाले जो 1 साल से या मतलब वही है एक नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में अपने को मिलने वाला है। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में जो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज होता है लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल। फिर क्या है अगला थर्ड? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। इंश्योरेंस क्लेम कहीं पढ़ा पढ़ा सुना सुना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 11th क्लास में बहुत जर्नल एंट्री किए हो आप लोग। लॉस ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड, इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, है ना? तो अभी पूछोगे किससे वाला जर्नल एंट्री है? नहीं पूछूं? ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम जो होता है जब कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी दूंगा बोल देता है, पैसा दूंगा बोल देता है, तो हम उसका एसेट बनाते हैं। तो वही एसेट यहाँ पे शो करना है नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, अदर नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, क्लियर है? फिर करंट एसेट्स में सारे पॉइंट्स में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ रेलेवेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, इसके अंदर क्या क्या आएगा? दो चीज तो ये क्लियर है, कैश और बैंक। इसके अलावा क्या है? चेक इन है। ये क्या होता है? करेक्ट, चेक रिसीव जरूर किए हैं कस्टमर से लेकिन अभी डिपॉजिट नहीं किए, तो वो भी हमारा एसेट होता है, उसको अपन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शो करेंगे। ठीक है, फिर क्या है? बैंक डिपॉजिट्स विथ मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी। ये क्या होता है? मैच्योरिटी का मतलब अभी मैंने बताया था आप लोग को। तो क्या है ये? इस बात को आप लोग जान रहे हो अच्छे से? क्या बोलते हैं उसको? ऐसा पैसा जो आप बैंक में जमा करते हो क्या बोलते हैं उसको? कौन सा डिपॉजिट? फिक्स डिपॉजिट। जो 12 महीने के बाद के लिए आप जमा करते हो उसको क्या बोलते हो? फिक्स डिपॉजिट। 5 साल के लिए आपने 10 लाख रुपए जमा किया है, पैसा कब मिलेगा वापस? 5 साल बाद मिलेगा। लेकिन उसको करंट एसेट्स में दिखा रहे हैं। ठीक कर रहे हैं? करंट एसेट्स में शो करना ठीक है कि गलत है? क्यों करंट एसेट्स में? हम कभी भी उसको, है ना, निकाल सकते हैं। एफडी कभी भी हम तोड़वा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको करंट एसेट में शो कर रहे हैं। ठीक है, फिक्स एसेट ध्यान रखना, ये सब ट्रिकी चीज है। आपको 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट बोलोगे, 5 ईयर नॉन करंट? नहीं भाई, है ना? कहाँ आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब ऐसा चीज जो बहुत ही लिक्विड है, मतलब तुरंत आपको पैसा जिससे मिल सकता है उसको लिक्विड बोलते हैं। लिक्विडिटी जिसका बहुत ज्यादा होता है। तो एफडी में अगर पैसा है, आपको कल पैसा चाहिए, एफडी तोड़वाओ, पैसा मिल जाएगा। जमीन है आपके पास, कल पैसा चाहिए, कल मिल जाएगा क्या? बिक जाएगा क्या कल जमीन? नहीं बिकेगा, इसलिए वो नॉन करंट में शो कर रहे हैं। ठीक है, वो लेस लिक्विड है। ये क्या है? हाईली लिक्विड है। ये जो भी पैसा है हाईली लिक्विड अमाउंट है। ठीक है, फिर क्या है? बैलेंस इन बैंक ईयर मार्क्ड एज मार्जिन मनी। ठीक है, बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ पता है। हाँ ठीक है, ठीक है, कब रिज्यूम करो? ठीक है ना, ओके। ठीक है, बैलेंस इन बैंक ईयर मार्क्ड एज मार्जिन मनी। मार्जिन मनी मतलब क्या होता है? जैसे कहीं पे अपने को बैंक में ना कुछ पैसा जमा करना है। ठीक है, मतलब कुछ पैसा हमेशा उसमें मेंटेन करके रखना है, तो वो मार्जिन मनी एक तरीके का सिक्योरिटी डिपॉजिट ही बोल सकते हैं, एक तरीके का। ठीक है, तो वो पैसा जो है आप कभी भी उसको निकालते नहीं हो, बैंक उसको ईयर मार्क करके रखता है एज अ मार्जिन मनी। ठीक है, दैट इज ये। ठीक है, ऐसा कोई खास बात है नहीं,
बट समझो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा ही चीज है, ठीक है। फिर क्या है उसके बाद, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बाद अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्सेस। कभी जो टैक्सेस कब पटाते हैं, इस साल पटाते हैं कि अगले साल? अगले साल पटाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो साल के अंत में पता चलता है, तो अगले साल पटाते हैं। लेकिन कभी कभी आप एडवांस में पटा देते हो, तो वो आपके लिए एक एसेट होता है, करंट एसेट होता है, ठीक है। अदर करंट एसेट्स में शो करेंगे। अक्रूड इनकम तो बताइए क्या होता है अक्रूड इनकम? जो पैसा मिलने वाला है अभी मिला नहीं है, तो अदर करंट एसेट्स। और डिविडेंड रिसीवेबल, डिविडेंड मिलने वाला है अभी मिला नहीं है, ठीक है। ये हो, लिख लो इसको। मतलब वही, इसीलिए तो एसेट बोल रहे हैं ना, है, इसीलिए तो एसेट ले नहीं सकते गवर्नमेंट से। देखो, देखो समझा रहा हूँ। इनका डाउट है कि एडवांस टैक्स तो सरकार को दे दिए तो वापस तो नहीं ले सकते, ठीक। अब मान के चलो मैं एस्टिमेट किया हूं अप्रैल से मार्च के बीच में मैं प्रॉफिट कमाऊंगा 1 लाख रुपया। सभी 1 मिनट इधर ध्यान दो। एस्टिमेट किया हूं 1 लाख रुपया कमाऊंगा, ठीक। और इसके हिसाब से जितना टैक्स बनता है वो टैक्स में जमा कर दिया हूं इसी बीच में, ठीक है। जब साल का अंत हुआ, खत्म हुआ, तो मैंने प्रॉफिट कमाया सिर्फ 10,000 रुपया। एक्चुअल में 10,000 ही कमाया, सारे खर्चे वर्चे सब डालने के बाद। मैंने एस्टिमेट करके 1 लाख के ऊपर टैक्स जमा कर दिया, लेकिन एक्चुअल में मैंने कितना कमाया, 10,000 ही कमाया। और 10,000 के ऊपर टैक्स, 1 लाख के ऊपर जो टैक्स है उससे कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम ही होगा। 1 लाख के ऊपर टैक्स मान के चलो 10,000 है, तो 10,000 के ऊपर कितना होगा, 1,000 होगा, मान के चलते हैं। तो आपने जमा कितना कर दिया, लेकिन एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है? तो सरकार आपको पैसा वापस कर देगा, रिफंड कर देगा। हाँ, सरकार ना, सरकार तो भाई पहले, सबसे पहले अप्रैल चालू नहीं होगा बोलेगा पैसा दो मेरे को, पैसा दो, कितना कमाने वाले हो, मेरे को पैसा दो, ठीक है। तो प्लीज लिख लो ऐसे ही जैसा है ये चीज। आप लोग के जितने डाउट्स है, अच्छा हुआ आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पढ़ रहे हो। कोई ऐसे ही वो दिमाग खराब हो जाए उसका। भाई रुक जा, मैं भी बता रहा हूँ, देख।
बैलेंस इन बैंक ईयर मार्क्ड, EARMARKED एज मार्जिन मनी, ईयर मार्क्ड, वही ईयर। चलो हो गया यहाँ तक, बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट। कुछ दिख रहा है नीचे? पढ़ते हैं, क्या है पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। कुछ नहीं दिख रहा है, अच्छा। हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए हमने बैलेंस शीट का पूरा जो है डिटेल में खंगाल दिए एकदम, जो भी चीज हो सकता है बैलेंस शीट में, जो भी कंपनी का एसेट लायबिलिटी हो सकता है, सब पढ़ डाले, खत्म, कुछ नहीं बचा और बहुत डिटेल में पढ़े। कितना दिन लग गया? मंडे स्टार्ट किया ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन बैलेंस शीट में लगाए हैं। इस हिसाब से ही वाइवा पूछूंगा, ठीक है, इस हिसाब से ही पूछूंगा मैं वाइवा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। नहीं बनना पड़ेगा ना, बनना पड़ेगा ना, इसीलिए तो मेरे पास पढ़ रहे हो ना कि मेरे जैसे बनना है, हैं? तो एक्सप्लेनेशन वैसे ही चाहिए मेरे को, ठीक है, ध्यान रखना उस बात का। चलो, तो उसके लिए आपको वापस से लेक्चर देखना हो सकता है, लिखना हो सकता है, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करना हो सकता है। नेक्स्ट वीक वाइवा रहेगा, ठीक है। खैर चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, बैलेंस शीट के बाद एक और एरिया होता है जिसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट के बाद इसको नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट के बाद कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये वर्ड कहीं सुने हो क्या, कि जीवन में पहली बार सुन रहे हो? पहली बार सुन, ऐसा लग रहा है कि 11th में कहीं सुने होंगे आप लोग, वैसा लग रहा है। बुक देखना पड़ेगा एक बार, कहीं तो ऐसा आया होगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट का मतलब आइडिया किसी को? आप ही बताओ। ठीक है चलो मैं बता, कंटिंजेंट, कंटिंजेंट मतलब एक ऐसा इवेंट जिसका होना या ना होना अभी तय नहीं है, ठीक है। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है कंटिंजेंट, मतलब एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। जैसे कल बारिश होगा या नहीं होगा, पता है क्या? अभी नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, कंटिंजेंट है, ठीक है, ना किसी के कंट्रोल में है, ठीक है। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, कंटिंजेंट का बेसिक मतलब यही होता है, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ठीक। कंटिंजेंट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सॉरी क्या बोल रहा है टॉपिक, कंटिंजेंट लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी फ्यूचर में हो भी सकता है और हमको अभी पता नहीं है। हो जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा तो कहाँ शो करेंगे, कहाँ शो करेंगे? लायबिलिटी बन गया तो कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर, करंट है या नॉन करंट है, इतना कुछ तो आप पढ़ ही लियो। लेकिन अभी तो पता ही नहीं है लायबिलिटी होगा या नहीं होगा, तो उसको बैलेंस शीट में कहीं शो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, लेकिन मेंशन करना भी जरूरी है, शेयर होल्डर को पता चलना चाहिए ऐसा कुछ चीज है जो अभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप लोग बताओ ऐसा क्या चीज हो सकता है, लायबिलिटी बन सकता है, ऐसा कोई चीज है क्या? अभी है नहीं लेकिन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। फायर लग गया तो, वैसे बोलोगे तो कुछ भी कभी हो सकता, बाढ़ आ गया, हमने एक चीज पढ़ा भी है अभी, हमने कुछ पढ़ा भी है अभी 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 आप लोग बताए हो
कि लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन बाद में लाइबिलिटी बन जाता है। अभी अभी पढ़े हैं 10 मिनट पहले। उसी टाइम पे अलर्ट कर देना चाहिए, मैं तो किया था कि आगे भी आएगा ही। अभी कोई चीज अभी अभी पढ़े हैं कि लाइबिलिटी बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। देखो कॉपी में कुछ दिख रहा है क्या? एडवांस तो लाइबिलिटी है ना, अब तुक्का मत मारो। कुछ ध्यान में आ रहा है क्या? नहीं, हिंट क्या दूं? अब मैं इतना बता दिया, अभी अभी पढ़े हैं, 10 मिनट भी नहीं हुआ है। 3 पॉइंट्स थे उसके अंदर, 3 स्टेजेस में कुछ चीज हम डिस्कस किए थे अभी अभी। बहुत बड़ा हिंट है ये, अब ठीक है, अब बहुत बड़ा हिंट है। 3 स्टेजेस में, 3 स्टेजेस। आसपास जा रहे हो। 3 बातें थे उसमें। पहला चीज क्या था? प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड क्या लायबिलिटी बन चुका है क्या? नहीं बन। कब बनता है? तो जब प्रपोज किया गया है वो क्या रहेगा? वो क्या है? वो कंटिंजेंट लायबिलिटी। उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी में अपन शो करेंगे। समझ में आ रहा है? प्रपोज डिविडेंड जो है वो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर उसको एक्सेप्ट कर देगा, तब वो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा। और फिर कहां चला जाएगा? कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। कहा? कहा? करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में, वहां पे उसको शो करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? प्रपोज डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्यों समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होने वाला है जिसका होना ना होना अभी हमको नहीं पता है। और कोई एग्जांपल लायबिलिटी की? हाँ तो भाई बैलेंस शीट में शो नहीं करते, नीचे तो बताना। नहीं, बैलेंस शीट के नीचे। ठीक है। और कुछ ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हो जो अभी लायबिलिटी नहीं है लेकिन हो सकता है? फर्स्ट बैच में निधि ने ट्राई किया था और ठीक ठाक ने बताया था, ठीक ही बताया था। कोई और गेस? कंटिंजेंट लायबिलिटी कंपनी के लिए। हम्म, इतने भिखारी कंपनी क्यों है कि खरीदना है और पैसे नहीं है? नहीं भाई, ये कहाँ से कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गया? नहीं, नहीं बताऊं कि कोई गेस करना चाहेगा? कोई कुछ, कोई कोई चलो ठीक है, मैं ही बता। मान के चलो, मान के चलो कि मैं एक कंपनी बनाया हूँ और उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है शैम्पू। और वो शैम्पू यूज करने से बाल घने होते हैं। घने होते हैं बाल। बाल घने होते हैं। ठीक है। बाल का क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जब कंपनी प्रोडक्ट बेचा, जब लोग यूज किए, 1 महीने में लोग टकले हो गए। 1 महीने में लोग टकले हो गए। बताओ क्या करेंगे ये लोग? कंपनी के अगेंस्ट में केस करेंगे। ये तो क्या कर दिए आप! हम तो सोचे थे बढ़ेगा, है तो पूरा ही जड़ से साफ कर दिए। तो कंपनी के ऊपर केस करेंगे। केस करते ही क्या कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आ गया क्या? वो भी करेगा, वो भी अपना कुछ बताया, बोलेगा कि मैं ऐसा प्रोसेस बताया था, इस प्रोसेस से आपको नहाना चाहिए था, आप ऐसे ही नहा लिए।
कंपनी बताएगा, कंपनी अपना तर्क रखेगा, है कि नहीं? तो हो सकता है कि कंपनी के अगेंस्ट में लायबिलिटी आ जाए, या हो सकता है कंपनी केस हार जाए। कंपनी केस जीत भी सकता है, कंपनी केस हार भी सकता है। तो वो भी क्या है, जितने भी केसेस चलेंगे कंपनी के अगेंस्ट में, वो सब क्या होते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी होते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? वो क्या होते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी होते हैं। तीन बातें हैं। प्रपोज डिविडेंड, क्लेम्स अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट। कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम हुआ, यही जो शैम्पू वाला मान के चलो क्लेम हो गया, लेकिन अभी कंपनी उसको डेट नहीं बोल रहा है, अभी लड़ेगा कंपनी भी, केस हो जाने तो देखते हैं, ठीक है? मेरा तो बाल बढ़िया हो गया बताएगा, ठीक है? तो ऐसा बोलो, शैम्पू खरीदना है फिर किसी को ठीक है, चलो। और थर्ड पॉइंट तो आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊं। थर्ड पॉइंट तो मैं नहीं बताऊंगा। 11th में पढ़े हो कि नहीं ये बात? क्या था? क्या था? कौन समझाएगा? हाँ, बिल डिस्काउंटिंग। कौन बताएगा बिल? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, कंटिंजेंट? ठीक है, चलिए, फेयर इनफ, ट्राई, ठीक है। ए, बी और बैंक, मैंने 11th क्लास में पढ़ा है ये बात, और ये कई बार आया है, ये ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में भी आया है, कैश बुक में, बीआरएस में भी आया है। ठीक है, तो क्या होता है कि ए जो है बी को क्रेडिट सेल करता है। ए बी को क्या करता है, क्रेडिट सेल। लेकिन ए को इसके ऊपर विश्वास नहीं है, बोलता है क्रेडिट सेल है, पैसा देगा या नहीं देगा नहीं पता। तो ए बोलता है भाई बी, तू ना लिख कर दे दे यार, तू मेरे को बिल दे दे एक, तू मेरे को क्या दे दे, बिल दे दे, बिल रिसीवेबल दे दे। कितने रुपए का है, 1 लाख रुपए का है, सामान 1 लाख रुपए का है। बी बोलता है मैं बाद में दूंगा। ए को अर्जेंट, ए का अगले दिन शादी है, ए का अगले दिन शादी था, पैसा चाहिए था। तो ए क्या करेगा, ये बिल को लेकर बैंक चला जाएगा। ए जो है ये बिल को लेकर बैंक चला जाएगा, बोलेगा देखो 2 महीने बाद ये पैसा मिलने वाला है, 1 लाख रुपया, मेरे को अभी आप दे दो। तो बैंक उसको अभी दे देता है, कुछ पैसा काट के, ठीक है, जिसको अपन डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। यहां तक का कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बैंक की जिम्मेदारी है, बैंक क्या करेगा, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद बी से पैसा लेगा। लेकिन यदि बी भाग गया, लेकिन यदि बी पैसा नहीं देता है बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, वापस मेरे से मांगेगा। तो जब तक बी पैसा नहीं दिया, तब तक मेरे सर पे टेंशन है या नहीं है, लाइबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट इज व्हाट, दैट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये तीन बातें ध्यान रखो, लिख लो ये तीनों को। आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक है।